बच्चों, आज हम पाठ नीलकंठ को समझेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, नीलकंठ जो है वो एक मोर था जिसकी नीली गर्दन होने के कारण उसका नाम महादेवी वर्मा, जो इस पाठ की लेखिका है, उन्होंने नीलकंठ रख दिया। बच्चों, आज मैं इस पाठ का सारांश आपको समझाना चाहती हूँ कि महादेवी वर्मा ने ये जो पाठ बताया है नीलकंठ, उसमें हमको किस बारे में बताना चाहती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि महादेवी वर्मा जो हैं वो उनको बहुत पशु पक्षियां पालने का शौक था और वो उनके पास बहुत सारे पशु पक्षियां थे जिन्हें वो पाला करती थी और काफ़ी समय उनके साथ वो गुजारती थी। तो यह पाठ एक रेखा चित्र सा उत्पन्न करता है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पक्षियों के बारे में हमें बताया है और ख़ास तौर पे एक मोर के बारे में जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, नीलकंठ उनका इसका नाम दिया था। उसका वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है और उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी जो मुद्राएं हैं, इसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से इस पाठ में बताया है। एक बार लेखिका अतिथि को लेकर, अपने घर में आए हुए मेहमान को लेकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले जो चिड़िया को बेचने वाले जिनकी दुकान थी, बड़े मियाँ चिड़िया वाले के घर के दुकान पे वो रुकी और मोर मोरनी के 2 बच्चे वो अपने घर ले आई। और जब वो घर लेके आई तो सबने उनको कहा कि ये मोर नहीं है, ये तीतर है, तुम्हें तो उस दुकान वाले ने ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका थोड़ी सी गुस्सा आ गई और दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई क्योंकि वो बहुत छोटे थे। और वहाँ पे ले जाने के बाद जब उन्होंने उनको अपने कमरे में छोड़ दिया तो वो 2-3 दिन तक खूब आज़ादी से वहाँ पे घूमते रहे और लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते रहे। जब वे थोड़े से बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ में जाली घर में पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर भी दिखने लगे और मोर मोरनी में बदल गए। जो तीतर के समान दिखने वाले जो पक्षी थे वो अब कैसे दिखने लगे, सच में मोर मोरनी के समान दिखने लगे। और मोर के सिर की कलगी, आपने देखा है ना, मोर के सिर के ऊपर कलगी रहती है, वो भी बड़ी और सुंदर चमकदार सी हो गई। चोंच तीखी सी हो गई, गर्दन भी लंबी हो गई, नीले हरे रंग की हो गई, पंखों में भी चमक सी आने लगी। मोर का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वह मोर की भी उपयुक्त था। मतलब मोरनी जो थी, मोरनी का जो विकास था वो मोर की तरह बहुत सुंदर तरीके से नहीं हो रहा था, परंतु ठीक ठीक तरीके से हो रहा था। सहचारिणी थी, सहचारिणी मतलब उसके साथ साथ चलती रहती थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रख दिया, लेखिका ने उसका नाम नीलकंठ रख दिया। मोर मोरनी की छाया थी इसलिए उसका नाम राधा रखा गया, क्योंकि वह हमेशा मोर के साथ में आगे पीछे रहती थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, राधा रख दिया गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था तब मोर उसे अपनी चोंच से प्रहार करके पनिशमेंट देता था, दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया और नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच से प्रहार से उसके टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। वसंत में मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंखों को फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहा। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे क्या नाम दिया, उसे नाम दिया परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो मोर थे और मोर को तो जैसी
बादल गरजते, वर्षा ऋतु आती तो उन्हें जैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई आती वे खुश हो जाते और नाचने लग जाते। ये सब बातें हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और तेजी आ जाती थी। बरसात के समाप्त होने पर वे दोनों जैसी बरसात समाप्त होने लगती, वे दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाते थे। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। दोनों बड़े प्रेम से रह रहे थे, लेकिन अचानक जैसे पिक्चरों में विलेन की एंट्री होती, उसी प्रकार यहाँ पे भी तीसरा कोई आ गया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिली। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी। तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया और उसके दोनों पैर खराब हो गए। जो मोरनी लाई थी लेखिका, वो कैसी थी बेटा? घायल मोरनी थी, लेकिन थोड़े दिन उसका ट्रीटमेंट किया गया तो वो ठीक हो गई। फिर उसे जाली घर में रख दिया और लेकिन उसके दोनों पैर जो थे बेटा वो खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया। कुब्जा मतलब कुबड़ी, थोड़ी सी वो कुबड़ी हो गई, चाल उसकी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी पैर खराब होने के कारण, इसलिए उसका नाम कुब्जा रखा गया। और नीलकंठ और राधा को जब भी साथ देखती उसे मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मारकर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। राधा जो कि नीलकंठ के साथ रहने वाली मोरनी थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और कुब्जा ने उसके पूरे कलगी और उसके पंख जो थे राधा के चोंच मार मार कर नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। वो नीलकंठ को पसंद करती थी। कुब्जा भी किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। क्योंकि कुब्जा थोड़ी सी लड़ाकू थी, इसलिए वो किसी से भी पशुओं से उसकी मित्रता नहीं हुई थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच से प्रहार से अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुब्जा ने आतंक सा मचा दिया और वो उन दोनों जो मोर मोरनी थे, नीलकंठ और राधा, उनके बीच में वो एक दुश्मन सी बन गई थी। परंतु ऐसा नहीं हुआ जैसा कि लेखिका चाहती थी। वो चाहती थी कि कुछ दिनों के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब अच्छे से रहने लगेंगे। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। नीलकंठ मर गया था और न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर में कोई चोट का निशान था। लेकिन लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिनों तक कोने में बैठी रही, क्योंकि उसने उसके अंडे तोड़ दिया था। नीलकंठ बहुत दुखी हो गया। कुब्जा के इस व्यवहार से नीलकंठ दुखी हो गया और उस दुख के कारण ही वो शायद मर गया था। और इसके कारण जब ऐसा हुआ तो कुछ दिनों के बाद राधा भी कई दिनों तक इधर उधर जा के कोने में बैठने लगी और दुखी रहने लगी। नीलकंठ का इंतजार करती रहती, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के न दिखाई देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर तो 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है।
बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती रहती है और उसका इंतजार करती है। लेकिन नीलकंठ अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधा अकेली ही बची थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।